तो क्या हालचाल भाई लोग। तो चलो यार, हमेशा की तरह एक फुल एनर्जी से अपना थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है गाइस। ज्यादातर क्या होता है कोचिंग में या हमारे अंदर माहौल बनाया जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफेस्ट चैप्टर है अपने केमिस्ट्री के। लेकिन गाइस मैं आपको रियलिटी बताऊं तो इतने इजी चैप्टर हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना, आप चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि चैप्टर इजी था कि टफ था। बस एक थोड़ा मतलब बनाया जाता है माइंड में, बच्चों को डाला जाता है कि ये थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, टफ चैप्टर है। क्योंकि जब तक वो आपके माइंड में डालेंगे नहीं तब तक आप पैसे दे के उनसे स्टडी क्यों करोगे। ठीक है ना, इसीलिए वो आपके अंदर डर डालते हैं कि वो चीजें, कुछ चीजें ऐसी हो जो आप सेल्फ स्टडी से ना कर पाओ। वो बस एक बिजनेस आइडिया है गाइस उन लोगों का। ठीक है ना, तो आप खुद डिसाइड करना कि चैप्टर टफ है कि नहीं। पहले चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद डिसाइड आप खुद करना। बहुत ईजी चैप्टर है गाइस। ठीक है ना, तो चलो थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो 2 लेक्चर में मैं इसको कोशिश करूंगा खत्म कर दूं। अगर एक प्लस माइनस हुआ तो देख लेना यार। ठीक है ना, वैसे आपको थंबनेल से पता लग जाएगा कि उसमें लिखा होगा कि 2 शॉर्ट है कि 3 शॉर्ट है। ठीक है ना, तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो गाइस पहली बार मैंने इस बोर्ड में जो लिखा है ये सिंपल सी बेसिक डेफिनेशन और थोड़े कंसेप्ट रिलेटेड चीजें हैं जो कि आपको बेसिक में पता बहुत जरूरी होनी चाहिए। ठीक है ना, कि थर्मोडायनेमिक्स का आपको फील आ जाए। ठीक है ना, और इसके बाद जो मैं लेके आऊंगा, अगला कंटेंट लेके जो आऊंगा, ठीक है ना, इसके बाद जो मैं व्हाइट बोर्ड में लिखूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस। उससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये जब तक नहीं करोगे तब तक वो चीजों में फील नहीं आएगा। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स गाइस एक यूनिट है अपने पास, एक स्टडी है ना, एक ब्रांच है तो जिसमें हम डील करते हैं एक बॉडी की दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्शन। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी के टर्म में गाइस हम जब एक बॉडी का दूसरे बॉडी से इंटरेक्शन को जब डील करते हैं तो उस प्रोसेस, उस चीज को कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है गाइस, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वन बॉडी विद अनदर बॉडी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। आई होप गाइस क्लियर है, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला था नहीं। ठीक है ना, तो गाइस देखो थर्मोडायनेमिक्स में सिंपल सी चीजें हैं। तो देखो पहले बात करते हैं सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। तो गाइस देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में क्या होता है, अपने पास 3 चीजें हैं। देखो सिस्टम है, वैसे सिस्टम और सराउंडिंग और बाउंड्री है। देखो तो सिस्टम गाइस क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। गाइस सिस्टम क्या होता है, जो यूनिवर्स का, पूरा यूनिवर्स का वो पार्ट जो हम, जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसपे हम पूरी अपनी नजर बिठा के बैठे हैं कि अच्छा इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसमें टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। तो जो चीज यूनिवर्स का जो पार्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसको हम पूरी नजर रख रहे हैं कि इसमें क्या चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं गाइस सिंपली सिस्टम। आई होप आपको समझ आ गया होगा यार, ज्यादा कोई टाइम देने की जरूरत नहीं थी इन चीजों में। इन चीजों में हम पूरा स्पेसिफिक टाइम देंगे। ठीक है ना, तो देखो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं सराउंडिंग। गाइस सराउंडिंग क्या होगा, अब देखो जो एक पार्ट हमने सिस्टम में लिया, सिस्टम क्या था जिसपे हम पूरी नजर रख रहे हैं। तो गाइस सराउंडिंग क्या होगा, यूनिवर्स माइनस सिस्टम, कि पूरा यूनिवर्स है। ठीक है ना, उसमें हम इतने से पार्ट पे नजर रख रहे हैं, यूनिवर्स में से इतने पार्ट को निकाल दें, बाकी जो बचा वो अपना सराउंडिंग है, आला दवाला सब सराउंडिंग है अपना। ठीक है ना, तो अपना सराउंडिंग होता है यूनिवर्स माइनस सिस्टम। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, इसमें कुछ बताने की खास जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, तो गाइस लास्ट देखो बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है गाइस, बाउंड्री जैसे नाम से क्लियर होगा, जो डिवाइड करता है सिस्टम एंड सराउंडिंग को। गाइस जैसे देखो अपने पास मान लो बीकर है। ठीक है ना, ये बीकर है, तो इसमें गाइस बताओ बाउंड्री क्या है। देखो ए अपना सिस्टम है ना, ए अपना सिस्टम है और बाकी सब क्या है गाइस, बाउंड्री, बाकी सब क्या है, अपने सराउंडिंग है। तो बाउंड्री क्या है गाइस, ये सारी इसकी बाउंड्री है ना। ए चीज है, ये जो इसका सिस्टम का वॉल्यूम है, जो उसके सरफेस से पेरीमीटर बना हुआ है, तो वही गाइस उसके बाउंड्री हुई। क्योंकि ए जो इसका सिस्टम है, इसकी जो ए लाइंस है इसको सराउंडिंग से अलग कर रही है। तो गाइस सिंपल सी चीज थी, इतना टाइम देने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन आपको एक फील आ जाए तो करा दिया। ठीक है ना, वैसे इसमें फील भी क्या करोगे, वर्ड से ही पता लग रहा है। ठीक है ना, तो देखो गाइस अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, जल्दी जल्दी इस चीज को खत्म करते हैं कि हम इस चीज पे आए। ठीक है ना, तो गाइस देखो सिस्टम की बात करते हैं। देखो सिस्टम की टाइप्स दी हुई है। सिस्टम 3 तरह के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, तो गाइस ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास है ना, मैटर एंड एनर्जी दोनों को इंटरचेंज हो सकता है। जैसे मान लो गाइस आपके पास एक पानी का गिलास है। ठीक है ना, गर्म पानी का गिलास है।
ठीक है ना, गर्म पानी है आपके पास, उसको आपने रख दिया ऐसे, ठीक है ना, गिलास में, गिलास को ऐसे रख दिया। तो गिलास को जब आपने ऐसे रखा तो क्या होगा, उसमें से पानी भी भाप के तौर पे बाहर निकलेगी, मतलब मैटर भी निकलेगा, ठीक है, मैटर भी निकल रहा है और एनर्जी भी निकल रहा है। तो सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी बोथ इंटरचेंजेबल, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों चीज इंटरचेंज हो सके, दोनों चीज मतलब पास आउट कर सके, उसको बोलते हैं गाइस ओपन सिस्टम, ठीक है ना, जैसे हमने गिलास की एग्जांपल दी। तो गाइस क्लोज सिस्टम क्या होता है, देखो क्लोज सिस्टम क्या होता है, जैसे हमने मान लो गिलास, वही मान लो सेम हमने पानी का गिलास लिया, पानी के गिलास के ऊपर ढक्कन रख दो, ढक्कन रख दोगे तो भाप बनेगी, ऊपर देखो फिर वेपर्स बनेंगे, वापस फिर गिर जाएंगे ठंडे होके। लेकिन गाइस क्या होगा, पानी तो देखोगे ना कुछ टाइम बाद ठंडा हो जाएगा, तो क्या हुआ, उसमें एनर्जी तो निकली, एनर्जी तो इंटरचेंज हुई। गाइस ठंडा कब होगा ना, जब हीट उसमें से निकलेगी तभी कोई चीज ठंडी होगी। तो गाइस उसमें एनर्जी तो इंटरचेंज हुई, लेकिन मास इंटरचेंज नहीं हुआ, पानी जितना था उधर का उधर ही रहा। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास नहीं इंटरचेंज होता, एनर्जी इंटरचेंज होती है, ठीक है ना, या एनर्जी कह सकते हो या हीट कह सकते हो, है ना, हीट इंटरचेंज होती है, ठीक है ना, ये आपको समझ आ गया। गाइस लास्ट सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें गाइस ना मास इंटरचेंज होता है ना एनर्जी इंटरचेंज होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप देखोगे गाइस, एक चाय का थर्मस होता है ना, जो जिसमें मतलब चाय काफी टाइम तक गर्म रहती है, तो गाइस वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है एक तरह का, क्योंकि देखो उसमें चाय मतलब हीट बाहर भी नहीं निकलती, है ना, हीट आपने देखा होगा ना, चाय का जो थर्मस होता है जो मतलब अच्छी कंपनी का हो तो गर्म, उसमें चाय काफी टाइम तक गर्म रहती है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है गाइस, पहली बात तो चाय तो बाहर निकल नहीं रही है, तो मैटर तो पहली बात इंटरचेंज हो नहीं रहा है, और साथ साथ में क्या हो रहा है, साथ साथ में उसकी हीट भी उसके अंदर ही रह रही है या एनर्जी भी उसके अंदर ही रह रही है। तो गाइस इसमें ना मास इंटरचेंज हो रहा है ना हीट इंटरचेंज हो रही है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत ही इजी चीजें थी, ठीक है ना, तो मैंने आपको एग्जांपल के तरीके से समझा दिया कि आपको ज्यादा अच्छा लगे और रिलेटेबल लगे, ठीक है ना। तो गाइस अभी तक तो हमने सिंपल सी चीजों की, जिसका एज इट इज वैसे क्वेश्चन में कोई खास यूज नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टर्म्स यूज हो जाते हैं, सीधा आपको क्वेश्चन में दे दिया होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आपको बस इंडिकेशन हो कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अभी तक क्लियर है गाइस, अभी तक हमने कुछ खास किया नहीं है, अब थोड़ा आते हैं अपने काम पे। तो देखो गाइस अब बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। देखो स्टेट फंक्शन क्या होता है गाइस, देखो डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ सिस्टम। गाइस स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड हो, है ना, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड हो, पाथ ऑफ फंक्शन पे ना डिपेंड हो, है ना, पाथ ऑफ प्रोसेस किस पाथ में कैसे कैसे रास्ते से गया। जैसे गाइस आपको याद है हमने डिस्प्लेसमेंट किया था, देखो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया था, देखो जैसे पॉइंट से इधर हम गए तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कहा था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और डिस्टेंस क्या था गाइस, जो ऐसे ऐसे हम कहीं से भी चले जाएं, कहीं से भी चले जाएं, तो जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करता था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं डिपेंड करता था, ठीक है ना। उसी तरह चीज है गाइस कि थर्मोडायनेमिक्स की वो टर्म्स या वो फंक्शंस जो मतलब सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, उनको बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है ना गाइस। तो देखो एग्जांपल के तौर पे देखो इंटरनल एनर्जी, यू से गाइस डोनेट करते हैं इंटरनल एनर्जी को, याद रखना ना, यू से डोनेट करते हैं इंटरनल एनर्जी को, इसका आपको एक्चुअल कंसेप्ट मैं इधर समझा दूंगा, ठीक है ना। तो U से डोनेट करते हैं इंटरनल एनर्जी को, H से डोनेट करते हैं इंथैल्पी को, नोट है हीट गाइस, याद रखना H से इंथैल्पी को डोनेट करते हैं, ना कि हीट को। हीट को हम डोनेट करते हैं Q से गाइस, इसको याद रखना, काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट देखो सेम इसी तरह जैसे हमने स्टेट फंक्शन किया, आप देखो पाथ फंक्शन क्या होता है, तो देखो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। स्टेट फंक्शन जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन पाथ फंक्शन डिपेंड करता है, मतलब पाथ पे डिपेंड करता है। देखो डिपेंड ऑन पाथ, पाथ फंक्शन जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, तो पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन पाथ। तो जैसे गाइस इसकी एग्जांपल क्या है, वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट गाइस पाथ फंक्शन है, जो मतलब पाथ पे मतलब किस तरह से रास्ता हुआ, मतलब प्रोसेस किस तरह से चलता गया, उस पर डिपेंड करता है गाइस कि पाथ कैसा रहा, कि पहले आइसोबारिक था फिर आइसोथर्मल हो गया, ये सब आपको क्लियर भी करा दूंगा मैं। वैसे आपको जस्ट हिंट दे रहा हूं कि आपका एग्जाम आ रहा होगा तो आपको ये टर्म तो वैसे पता होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता हो तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो पाथ फंक्शन आपको मैंने आपका सिलेबस में गाइस पाथ फंक्शन दो ही है,
वर्क एंड हीट। तो आपसे अगर पूछा भी जाए ना कि बताओ कि कौन पाथ फंक्शन है, कौन सा स्टेट फंक्शन है, तो बस सिंपली इतना भी याद रख सकते हो। अगर आपको इतना सब नहीं याद रखना क्योंकि इसमें और भी चीजें हैं ना, तो आप इतना ही सिंपली याद रख सकते हो कि पाथ फंक्शन जो क्या है, वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, बाकी सारे स्टेट फंक्शन है। सिंपल सी बात, ठीक है ना, काम खत्म। तो ठीक है, आई होप गाइस इधर तक समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट देखो गाइस, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज देखो। तो गाइस थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती हैं, एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो भैया इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है यार? इंटेंसिव वर्ड देखो, इंटेंसिव, तो इंटेंसिव से गाइस आप इंडिकेट कर सकते हो इंडिपेंडेंट, है ना। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर। गाइस वो प्रॉपर्टी जो मैटर के इंडिपेंडेंट होती है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर है उसके इंडिपेंडेंट हो। जैसे देखो गाइस, मास एंड वॉल्यूम, है ना। गाइस इसकी एग्जांपल हमने थोड़ी उल्टी लिख दी, तो देखो इधर आना था, मतलब इसकी एग्जांपल गाइस ये थी, मतलब इसकी एग्जांपल देखो, एक मिनट वेट ए मिनट, देखो इसकी एग्जांपल हमने ये थी, इधर हमने लिखना था बॉइलिंग पॉइंट, है ना, थोड़ा क्रॉस हो गया, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, और इधर हमने लिखना था मास एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, जो मैटर के गाइस इंडिपेंडेंट हो, देखो जैसे बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो जैसे बताओ, जैसे आपके पास 1 लीटर पानी है ना, आपके पास 1 लीटर पानी है, तो बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होगा। मान लो मैं आपको दे दूं 1000 लीटर पानी दे दूं, तब बताओ उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तब भी उसका 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो गाइज ओ प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स की जो मैटर के इंडिपेंडेंट हो, है ना, मैटर के इंडिपेंडेंट ही हुआ ना बॉइलिंग पॉइंट। हमने देखा कि 1 लीटर के लिए भी हुई है, 100 लीटर के लिए भी हुई है, 1000 लीटर के लिए भी वही होगा, ठीक है ना। तो जो चीजें इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर हो, जो प्रॉपर्टी, उनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। गाइस बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपको इन से याद रख सकते हो कि इन मतलब इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। आपको सिंपली याद करने का मेथड बता रहा हूं। तो गाइस उसी के वे में एक प्रॉपर्टी आती है जो जस्ट इसके ऑपोजिट है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा गाइस फिर? तो जो डिपेंड करती है मैटर पे, है ना, जो मैटर पे डिपेंड करती है, जैसे कि मास, है ना गाइस, मास देखो जितना मैटर पे डिपेंड करता है ना, जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा मास मैटर होगा उतना ज्यादा मास होगा, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, है ना, जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो गाइस सिंपल सी 2 चीजें थी, है ना। इंटेंसिव मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर हो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी, जैसे डेंसिटी देखो, वाटर की डेंसिटी, है ना, वाटर की डेंसिटी, एक लीटर वाटर ले लें, 1000 लीटर ले लें, 1,00,000 लीटर ले लें, तो डेंसिटी तो गाइस वाटर की सेम रहेगी ना। तो उसी तरह हमने बात की, जैसे देखो मान लो अपना व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड की डेंसिटी कुछ होगी, मान लो, है ना, व्हाइट बोर्ड की डेंसिटी x है। तो मान लो इसको मैं इतना काट दूं, है ना, इसको इतना काट दूं, तब भी तो उसकी डेंसिटी इतने पार्ट की भी तो तब भी डेंसिटी उतनी रहेगी ना, डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी। तो डेंसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट डिपेंड ऑन द मैटर, ठीक है ना गाइस, समझ गए। बहुत ही सिंपल सी चीज थी, अभी तक हमने कुछ खास किया नहीं, लेकिन एक फील देना जरूरी था। आपको टर्म्स पता होनी चाहिए कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, और सिस्टम सराउंडिंग में फर्क पता हो, ठीक है ना। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे पता हो, इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ 1-2 बार, ठीक है ना। तो आई होप अभी तक मजा आया हो यार, बहुत ही सिंपल चीजें की। तो अब आते हैं अपने मेन चीजों पे। इसके अब से जो गाइस आपका स्टार्ट हो रहा है, इससे आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं, और इसके बाद अगर जो मैं लिख के लेके आऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस आपके लिए, ठीक है ना। तो चलो पहले देखो, इसमें मैं प्रोसेसिंग लिखे, इनको मैंने अभी बस आपको बता रहा हूं, इधर फील दूंगा, लेकिन लास्ट में जब इसके बाद जो मैं लेके आऊंगा उसमें डिटेल में भी करेंगे जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। इधर पहले फील देते हैं। तो देखो गाइस प्रोसेसेस की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रोसेसेस हैं तो उनके बारे में डील करते हैं। देखो पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। गाइस आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? देखो आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर का चेंज कांस्टेंट हो, मतलब टेम्परेचर देखो, मतलब आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, तो चेंज इन टेम्परेचर 0, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो मतलब टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइसोथर्मल क्या होता है? जिसमें डेल्टा टी 0, डेल्टा पता ना चेंज के लिए यूज करते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना गाइस, बहुत सिंपल सी चीज है। तो आइसोथर्मल हमने कर लिया कि डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो, ठीक है ना। अभी बस फील दे रहा हूं, इनको पूरी डिटेल में भी करेंगे इन प्रोसेसेस को, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट देखो आइसोबारिक प्रोसेस। गाइस वैसे सब चीजें मैं गैसीय स्टेट में आपको करा चुका हूं, तब भी चलो कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कराना जरूरी है कि इसके टर्म्स के बेस में, है ना।
तो देखो आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा पी जिसमें जीरो, मतलब जिसमें प्रेशर चेंज ना होगा, बारीक प्रेशर की कंडीशन है ना, तो जिसमें प्रेशर की यूनिट होती है ना आइसोबारिक, तो उसे आप इंडिकेट कर सकते हो। वैसे तो मैं उसमें आपको लिंकेज बता रहा हूं कि कैसे आप थोड़ा इजिली याद रख सकते हो। जिसमें याद रखना है थोड़ा लिंकेज के अकॉर्डिंग है, तो उसको लिंक के अकॉर्डिंग याद रखना आसान रहता है, ठीक है ना। तो जहां पॉसिबिलिटी होगी उधर आसानी तरीके से याद रखेंगे। तो देखो डेल्टा पी जहां जीरो हो, उसको मतलब जहां प्रेशर चेंज ना हो रहा, जिस प्रोसेस में प्रेशर अपना चेंज ना हो रहा हो, उस प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। तो हमने ये भी किया हुआ है वैसे तो, ठीक है ना, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हो। तो गाइस नेक्स्ट देखो आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोचोरिक नहीं है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है गाइस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मतलब वॉल्यूम चेंज ना हो, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो, उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है ना। उसके बाद आता है गाइस, ये शायद आपके लिए अब नवा हो कि हमने किया नहीं था गैस स्टेट में, शायद आपने लेकिन सुना भी हो, ठीक है ना। अब पेपर एग्जाम आपका आने वाला है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है गाइस, जिसमें चेंज इन हीट जीरो, मतलब हीट का ट्रांसफर ना हो रहा हो। इस प्रोसेस को गाइस याद रखना है ना। ये प्रोसेस ज्यादा अगर बच्चे भूल भी जाते हैं क्योंकि नाम से इतना रिलेट नहीं हो पाता, ठीक है ना। एडियाबैटिक वॉल्स भी होती है गाइस वैसे तो, है ना, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें डेल्टा क्यू इक्वल टू अपना जीरो, क्यू मैंने आपको बताया था, क्यू क्या होता है हीट, एच क्या होता है इंथैल्पी, क्यू क्या होता है हीट, एच होता है इंथैल्पी। याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है कहां आप कंफ्यूज हो गए, तो उसको मैं पूरी एनर्जी से बोल देता हूं कि आप उस चीज में कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो डेल्टा क्यू एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जहां हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, तो मतलब डेल्टा चेंज इन हीट इज इक्वल टू जीरो हो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। गाइस एक और प्रोसेस है जिसको वैसे मैं क्वेश्चन के जरिए कराना चाहिए, लेकिन इधर भी बता देता हूं। एक प्रोसेस है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। गाइस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें पीवी दी पावर एन, है ना, वी दी पावर एन, पीवी दी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट हो। इसको आप क्वेश्चन के जरिए भी हम करेंगे, जिसमें मतलब ऐसा हो कि मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है कि पी वो प्रोसेस जिसमें P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो V दी पावर n के, है ना। n अब कोई भी अपना इंटीजर हो सकता है, n अपना 0 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, इंटीजर भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें P इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो 1/Vn के, उसको बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इसको मैं आपको क्वेश्चन के जरिए भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आपका n कुछ भी हो सकता है ना, n आपका 2/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट प्रोसेस देखो, आई होप आपको इधर तक समझ आ गया हो ना। आइसोथर्मल टेम्परेचर चेंज जीरो, आइसोबारिक प्रेशर चेंज जीरो, आइसोकोरिक वॉल्यूम चेंज जीरो, एडियाबैटिक हीट चेंज जीरो, पॉलीट्रोपिक P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Vn, ठीक है ना। तो आप देखो गाइस नेक्स्ट की बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस। गाइस साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो, मतलब जहां से हम गए वापस ही उसी स्टेट पे हम आ गए, है ना। जहां जिस स्टेट पे देखो, जैसे हमने मान लो, जैसे हमने इधर से स्टार्ट किया, है ना, हमने इधर से स्टार्ट किया, तो हम इधर से हमने स्टेट चेंज की अपनी, तो वापस इधर ही आ गए, मतलब अपनी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। गाइस जो प्रोसेस में अपनी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो, उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। साइकिल की तरह हो ना, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस में गाइस एक चीज बच्चे नहीं याद रखते, इस चीज को आपने बहुत ही जरूरी याद रखना है कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है गाइस, डेल्टा यू जीरो होता है। डेल्टा देखो, यू मैंने आपको क्या बताया था, यू इज ए स्टेट फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो यू जो है चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, तो डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। तो देखो चेंज इन यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वैसे चेंज इन एच भी लिख सकते हो, लेकिन डेल्टा यू आपके ज्यादा जल्दी आता है, तो डेल्टा यू याद रखना गाइस, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू इक्वल टू जीरो होता है। इस बात का आप याद रखना, ठीक है ना। हमने इधर किया भी था कि ये स्टेट फंक्शन होता है, यू अपना स्टेट फंक्शन होता है, और स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, और इसमें इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होती है साइक्लिक प्रोसेस में, तो डेल्टा यू अपना जीरो हो गया। गाइस इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखना जरूर, है ना। इसी छोटे से वर्ड से आपका क्वेश्चन टफ हो जाता है, तो इसको याद रखना, ठीक है ना। गाइस उसके बाद तो दो सिंपल से प्रोसेस हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता होगा, जिसमें सराउंडिंग एंड सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहते हैं ना, सराउंडिंग एंड सिस्टम बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस गाइस बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ना, आराम आराम से होता है प्रोसेस, ठीक है ना, उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इसमें गाइस सिंपल सा आप ऐसे ये भी याद रख सकते हो,
प्रेशर, वैसे आपको कोई खास यूज का नहीं आएगा, लेकिन वैसे फील देने के लिए सही है कि प्रेशर ऑफ सिस्टम बराबर होता है प्रेशर ऑफ सराउंडिंग प्लस माइनस डीपी। प्लस माइनस डीपी क्यों लिखा? इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है गाइस? जो रिवर्सिबल ना हो, सिंपल सी बात है। इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होता है, पहली बार बहुत तेजी से होता है प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसमें गाइस देखो मैंने क्या लिखा, प्रेशर ऑफ सिस्टम बराबर होता है प्रेशर ऑफ सराउंडिंग प्लस माइनस डेल्टा पी। प्लस माइनस, इधर देखो डेल्टा पी लिखा, इधर डीपी लिखा, तो देखो इधर प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ सिस्टम और प्रेशर ऑफ सराउंडिंग में बहुत ही छोटा सा चेंज होता है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होता है सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। गाइस सिंपल सी ये चीज थी, ठीक है। वैसे आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का फील अच्छा होगा, ठीक है ना, आपने तो अपने नेचुरली अगर देखा होगा, ठीक है ना। तो वैसे मैंने आपको मैथमेटिकली भी थोड़ा बहुत बता दिया कि कैसे क्या चल रहा है लेकिन आपके पहले जो 6 हमने किए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन कराने जरूरी है, नहीं तो आप कमेंट में लिखोगे भैया ने कराया नहीं, ठीक है ना। तो आई होप आपको प्रोसेसेस समझ आ गए, इनको हम पूरी डिटेल में भी अभी आगे करेंगे, जो आपके आएंगे जैसे वर्क और हीट निकालने को कहते हैं, ये सब हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आपकी स्लाइड बनेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ठीक है ना गाइस। तो अब गाइस नेक्स्ट देखो बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। गाइस पहली बात बताओ इंटरनल एनर्जी होता क्या है? गाइस इंटरनल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर एनर्जी, जितने भी मॉलिक्यूलर लेवल में एनर्जी है उन सब का सम होता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना गाइस। जैसे कि देखो मतलब जैसे इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग करके जो एनर्जी आई, ठीक है, बॉन्डिंग एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो गई, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी, मतलब ऑल जितने भी सारी एनर्जी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में है, ठीक है ना, वो सारी जितने भी सारी एनर्जी है इंटरनल एनर्जी में, जितनी भी एनर्जी है अपने क्या नाम है पूरे उसमें सिस्टम में अंदर, है ना, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। गाइस बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, सम ऑफ ऑल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, समझ गए? बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक है ना। तो देखो गाइस अब इंटरनल एनर्जी का मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है। तो देखो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, अब देखो अब इसमें इंटरनल एनर्जी देखो क्या होता है गाइस। इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया था कि यू होता है, ठीक है ना। अब इंटरनल एनर्जी मैंने आपको बताया था कि यू होता है। तो गाइस हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है ना। वैसे अगर इंटरनल एनर्जी होता तो क्या होता है? एनसीवीटी, है ना, डेल्टा ना आता बस, ठीक है ना। वैसे हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी आता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी, ठीक है ना। एन आपको पता है नंबर ऑफ मोल, सीवी क्या होता है गाइस? स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड सीवी, ठीक है ना। आपको सीपी पता होगा, नहीं पता होगा तो क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इधर आप पहले थोड़ा देखो कि डेल्टा यू बराबर होता है एनसीवी डेल्टा टी के, ठीक है ना गाइस। देखो मैं सीवी के दो बहुत ही खास फॉर्मूले लिखे हैं जो बच्चों का कंक्लूड नहीं करके दिए जाते, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आप ध्यान में रखना। सीवी बराबर होता है गाइस F/2 इंटू आर के। एफ क्या होता है गाइस? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको कैलकुलेटिव वे में ज्यादा आता है, लेकिन आपको मैं कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। वैसे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है कि गाइस जैसे कोई भी मतलब पार्टिकल है, वो कितने डायमेंशन में अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसको फ्री मतलब क्या बोलते हैं? फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, है ना। कि कितने अपने मतलब एक्सिस में अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करके बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं गाइस डिग्री ऑफ फ्रीडम। जाइए इसको मैं आपको और अच्छी तरह कंसेप्चुअल लेवल पे इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी करा दूंगा, इसको थोड़ा और डिटेल में कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे हल्का सा बताने की कोशिश की मैंने, ठीक है ना। सीवी बराबर होता है F/2 आर के। या एक फॉर्मूला और है गाइस, बहुत ही ड्रास्टिक या बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R बाय गामा माइनस 1। गाइस गामा क्या होता है? गामा इज ए रेशियो ऑफ सीपी बाय सीवी। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ सीवी, ठीक है ना। सीवी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं F/2 इंटू आर, ठीक है ना। पहला सीवी का फॉर्मूला ए है, एक दूसरा R बाय गामा माइनस 1। गाइस मैंने इधर लिखने का मेरा कारण क्या था, जो कि मैंने अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम कराया नहीं आपको मैंने गामा बताया नहीं, ठीक है ना। लेकिन कराने का रीजन क्या था? क्योंकि इधर ही से आपके माइंड में सिग्नल जाने लग जाए
कि सीवी आया तो इन चीजों को रिफ्लेक्ट करके भी आ सकता है कि हमने सीवी डायरेक्ट ना दिया हो, ऐसे करने को इनको सोल्व करके सीवी निकालना पड़ा। इसीलिए मैंने इधर भी दे दिया है आपको कि इधर भी आपको माइंड में आपके याद रहे कि आपने, हाँ भैया ने मुझे कराया था डेल्टा यू की जगह डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी, और उसी के साथ भैया ने लिखा था कि सीवी ये चीजें होती है, तो इसलिए मैंने इधर लिख दिया। ठीक है ना, तो इनको हम और अच्छी तरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस देखो अब हीट क्या होती है। हीट क्या होता है गाइस, हीट चेंज ऑफ एनर्जी होती है। मतलब जब देखो किसी दो बॉडी में डिफरेंस, मतलब देखो एक बॉडी का टेम्परेचर कुछ और, मतलब जब दो बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तब जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना, एनर्जी मतलब हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है ना, जब दो बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस होता है तब जो एनर्जी ट्रैवल होती है उसको बोलते हैं गाइस हीट। वेरी सिंपल। ठीक है ना, हीट आपको पता भी होगा। ठीक है ना गाइस, हीट को किससे डोनेट करते हैं, एच से नहीं भाई, क्यू से डोनेट करते हैं, याद रखना, बार बार बता रहा हूं। तो देखो गाइस हीट के मैंने सिंपल से फॉर्मूले लिखे हैं। देखो चेंज इन हीट, देखो ये चेंज आना था वैसे। ठीक है ना, चेंज इन हीट बराबर होता है एनसीपी डेल्टा टी के। ठीक है ना, एनसीपी सीपी देखो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल सी बात है, जैसे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, एनसीपी डेल्टा टी। देखो गाइस मैं दो और फॉर्मूले इधर लिख दिए, कोई नहीं बताता ऐसे डायरेक्ट कि तीनों मतलब पूरा हीट का वेरिएशन एक ही लाइन में कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैं इधर इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाए। ठीक है ना, तो देखो गाइस हीट का एक फॉर्मूला और है एमएस डेल्टा टी। एमएस डेल्टा टी गाइस कब हमने यूज करना है, जब हीट चेंज हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, हीट ट्रैवल हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, तब हम लगाएंगे क्यू बराबर एमएस डेल्टा टी। ठीक है ना, तो गाइस एक फॉर्मूला और है क्यू बराबर है एमएल के। एमएल क्या है गाइस, लेटेंट हीट। मतलब ए हीट कब होती है गाइस, जब किसी चीज की हम फेस चेंज कर दे। जैसे मान लो लिक्विड को हमने, है ना, जैसे लिक्विड को हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो गाइस हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ, मतलब चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। जैसे पानी को हमने भाप बना दिया, वेपर्स बना दिए, तो उस टाइम जो हीट लगती है उसको बोलते हैं ml के बराबर, है ना। तो जब टेम्परेचर चेंज के कारण, जब टेम्परेचर चेंज के कारण जो हीट ट्रैवल होती है उसको बोलते हैं ms डेल्टा टी। जब स्टेट चेंज हो रही हो तब जो हीट यूज होती है उसको बोलते हैं ml। ठीक है ना गाइस, ए वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम, जब अपनी स्टेट चेंज हो रही हो, जैसे वाटर से वेपर बन रहा है। और ये वाला कब यूज करेंगे, जब हमने वाटर का बस टेम्परेचर राइज किया, कि मतलब 100 डिग्री से 150 डिग्री कर दिया, ऐसा कुछ भी कर दिया, है ना, बिना उसका मतलब बिना स्टेट चेंज करे। ठीक है ना, तो बस जब टेम्परेचर को राइज करेंगे तब हम ए वाला हीट का फॉर्मूला लगाएंगे, जब स्टेट ही को चेंज कर दे रहे हैं तब ml लगा देंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, आपको फील भी दे रहा हूं मैं साथ साथ में, इसीलिए। ठीक है ना, आपको बता रहा हूं कि ये फॉर्मूले लगाने कहां है आपको। ठीक है ना, तो गाइस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं वर्क आपको पता ही है ना, द एबिलिटी ऑफ वर्क तो आपको पता ही है ना, जो काम करते हैं हम। ठीक है ना, वर्क देखो गाइस क्या होता है, तो वर्क देखो गाइस दो तरह के वर्क हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल वर्क डन होते हैं। तो आपको वर्क डन निकालने कहा भी जाता है, काफी आपके क्वेश्चन इस पे भी बैठे हुए हैं। ठीक है ना, आपके काफी क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे। तो देखो वर्क क्या होता है गाइस, वर्क में दो तरह के हैं, एक रिवर्सिबल वर्क डन है। ठीक है ना, एक मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालने का प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल का निकालने का प्रोसेस है। तो बहुत ही सिंपल है। तो देखो बच्चे इसको चीज को मतलब याद भी नहीं रखते, तो इसको मैं इसलिए देखो मैं कितने कॉम्पैक्ट वे में कितना बेस्ट लेके आया कि जिसका आप इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे, जब आप एग्जाम टाइम इसको देखोगे इस पेज को, तो आपको कितना जल्दी सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। समझ रहे हो ना, शॉर्ट नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो देखो गाइस वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस निकालना है, तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन रिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, कि स्मॉल चेंज होता है गाइस। जब स्मॉल चेंज होता है तो स्मॉल चेंज को जब हमने पूरा टोटल करना हो तो इंटीग्रेट करते हैं, है ना। मैथ वाले बच्चों को ज्यादा रिलेट हो रहा हो, नीट वालों को ना इंटीग्रेट मतलब समझ आ रहा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या आता है, कि छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा कर देना, इंटीग्रेट कर देना, है ना। इंटीग्रेट वर्ड का मतलब क्या, कि छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा कर देना। तो ये देखो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें स्मॉल चेंज आता है। तो देखो उसी लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो देखो गाइस इधर से एक चीज मैं आपकी और क्लियर करना चाहता हूं, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंफ्यूजन होती है। असल में क्या होता है, वर्क साइन कन्वेंशन में कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो आज से यार आप याद रखोगे, केमिस्ट्री में वर्क डन क्या होता है गाइस, माइनस पी डेल्टा वी, है ना। माइनस पी डेल्टा वी होता है केमिस्ट्री में वर्क डन। ठीक है ना, ए होता है केमिस्ट्री में। ठीक है ना, फिजिक्स में क्या होता है गाइस वर्क डन, पी डेल्टा वी।
ठीक है ना। पी डेल्टा वी फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में होता है माइनस पी डेल्टा वी। एक कोई भी याद रख लो, या तो फिजिक्स का याद रख लो कि पी डेल्टा वी होता है तो अपने आप ही याद रह जाएगा, या तो इसको याद रख लो तो अपने आप ही याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो गाइज, अब आपको माइनस प्लस भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखो केमिस्ट्री में क्या होता है माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है ना। पहले देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पहले मैं आपको बताता हूं, उसके बाद साइन कन्वेंशन को और क्लियर कर देता हूं। तो देखो वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटीग्रेट करेंगे v1 से v2 पी डीवी को, है ना, सिंपल सा। और वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है गाइस, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। इधर भी वैसे पी एक्सटर्नल ही है ना, बस इधर डेल्टा वी है और इधर डीवी जो है स्मॉल स्मॉल चेंज होगा, जैसा कि मैंने आपको रिवर्सिबल प्रोसेस में बताया था, ठीक है ना। तो ये बस रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो ऐसा इंटीग्रेट करके निकालेंगे हम वर्क डन, और इरिवर्सिबल हो तो बस सिंपली माइनस पी एक्स डेल्टा टी डेल्टा डीवी कर देंगे, वी कर देंगे तो अपना आ जाएगा। गाइस अब देखो लास्ट चीज पे आते हैं, साइन कन्वेंशन पे। तो देखो गाइस साइन कन्वेंशन मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री, अभी हम केमिस्ट्री को डील कर रहे हैं तो उसको देख लेते हैं। तो देखो माइनस पी डेल्टा वी, तो देखो मैंने लिखा वर्क डन ऑन ए सिस्टम, देखो ये सिस्टम है और इधर वर्क डन ऑन ए सिस्टम, मतलब सिस्टम पे जब हम वर्क कर रहे हैं तब उसकी बात करें। तो देखो वर्क जब गाइस देखो सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं, सिस्टम पे हमने वर्क किया तो उसका हमने वॉल्यूम क्या किया, डिक्रीज किया, है ना। सिस्टम पे जैसे कोई सिस्टम है अपने पास, उस पर हमने वर्क किया तो सिस्टम पे हमने वर्क किया तो मतलब उसका वॉल्यूम हमने डिक्रीज किया, है ना। कि देखो पहले उसका वॉल्यूम मान लो इनिशियली 1 था, ठीक है ना। तो सिस्टम पे जब हमने वर्क किया तो उसका वॉल्यूम हमने 1 से कुछ मान लो 0.5 डिक्रीज कर दिया। तो बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो देखो पहले उसका वॉल्यूम 1 था, बाद में उसका वॉल्यूम 0.5 हो गया। तो देखो मान लो, तो देखो उसका फाइनल वॉल्यूम कितना था 0.5, है ना। फाइनल वॉल्यूम उसका, देखो फाइनल वॉल्यूम उसका कितना था 0.5, ठीक है ना। इनिशियल वॉल्यूम उसका कितना था 1। तो वर्क डन ऑन सिस्टम कर रहे हैं मतलब उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। तो गाइस डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या आएगा 0.5 माइनस 1, तो माइनस 0.5 आएगा। मतलब मैंने आपको किधर से क्लियर यही करना था कि जब सिस्टम पे जब वर्क डन होता है, जब सिस्टम पे हम वर्क डन करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो मतलब डेल्टा वी क्या होता है गाइस, फिर डेल्टा वी अपना नेगेटिव होता है, ठीक है ना। जब सिस्टम पे वर्क डन करते हो डेल्टा वी अपना नेगेटिव होता है। तो देखो गाइस केमिस्ट्री में क्या होगा, तो देखो डेल्टा वी अपना नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो गाइस डेल्टा वी अपना नेगेटिव आएगा जब वर्क डन सिस्टम पे करेंगे, तो डेल्टा वी नेगेटिव आया एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो वर्क डन इन केमिस्ट्री क्या होगा, जब सिस्टम पे वर्क होगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। उसी की जगह अगर फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में अपना डेल्टा वी क्या आएगा नेगेटिव, इसमें भी डेल्टा वी नेगेटिव आएगा क्योंकि सिस्टम पे वर्क होगा तो वॉल्यूम तो डिक्रीज ही होगा। तो देखो लेकिन इसमें तो इधर नेगेटिव साइन कोई है नहीं, तो ए ओवरऑल क्या आएगा अपना नेगेटिव, लेकिन इधर नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो इधर ओवरऑल क्या है प्लस। तो जब वर्क डन केमिस्ट्री में होगा, ठीक है ना, वर्क डन मैंने आपको ये बताया कि जब वर्क डन होता है सिस्टम में तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। पहली बात तो एक क्लियर रखो, शांत मन से सोचो, ठीक है ना। जब वो सिस्टम पे वर्क डन होगा तो अपना जो है वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो मतलब डेल्टा वी अपना 0, डेल्टा वी अपना क्या होगा नेगेटिव होगा। तो देखो डेल्टा वी क्या होगा केमिस्ट्री में, देखो केमिस्ट्री में हमने क्या लिखा कि अपना वर्क डन क्या होता है माइनस पी डेल्टा वी। तो अपना डेल्टा वी नेगेटिव है, एक साइन अपना बाहर भी है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव इक्वल टू प्लस होता है, ठीक है ना। तो अपना प्लस आ गया, तो अपना प्लस हो गया, ठीक है ना। वर्क डन क्या हो गया प्लस हो गया, तो वर्क डन अगर सिस्टम इज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। ये हमने साइन कन्वेंशन लिखी, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि आप याद करते हो तो आपको कंफ्यूजन होती है, तो इधर से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन फिजिक्स में देखो वर्क डन क्या होता था पी डेल्टा वी, तो देखो डेल्टा वी अपना नेगेटिव आया, डेल्टा वी नेगेटिव आया तो वर्क ओवरऑल वर्क डन भी अपना नेगेटिव आया। तो फिजिक्स में वर्क डन आएगा नेगेटिव जब वर्क डन सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव इन केस ऑफ फिजिक्स एंड पॉजिटिव इन केस ऑफ केमिस्ट्री। जिसको आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि केमिस्ट्री में वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी होता है, फिजिक्स में पी डेल्टा वी होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो इसीलिए मैं लिखा, और हीट में कोई चेंज नहीं है गाइस, हीट की साइन कन्वेंशन दोनों में सेम है, ठीक है ना। कि जब सिस्टम को हीट हम देंगे तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, जब सिस्टम से हीट निकलेगी तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो देखो ये लिखा मैंने, जब heat given to a system then it is positive sign, then and work done on a system is a positive sign in the case of chemistry, and in case of physics work done on a system is a negative, ठीक है ना। तो साइन कन्वेंशन है, तो जिसका आपको मैं यूज भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना। और देखो वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम था, अब वर्क डन बाय द सिस्टम की, अब सिस्टम ने वर्क डन किया
तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, है ना। जैसे बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम ने वर्क डन किया, देखो अब सिस्टम ने वर्क डन किया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी पॉजिटिव होगा क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि देखो सिस्टम ने वर्क किया तो डेल्टा वी ज्यादा होगा, डेल्टा वी ज्यादा होगा ना क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, और इनिशियल वॉल्यूम कम होगा, तो डेल्टा वी अपना पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा वी अपना जब पॉजिटिव होगा तो वर्क डन ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना, क्योंकि डेल्टा वी अपना पॉजिटिव है, बाहर एक साइन भी है, प्रेशर नेगेटिव तो होता नहीं है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। और फिजिक्स के केस में क्या होगा, डेल्टा वी अपना पॉजिटिव है, डेल्टा वी अपना पॉजिटिव है, तो देखो तो ओवरऑल वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। तो फिजिक्स के केस में क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, लेकिन केमिस्ट्री के केस में वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव। और हीट का तो सेम वही है कि जब सिस्टम को हीट दी जाएगी तो पॉजिटिव होगी, और जब सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट की जाएगी तो उसको नेगेटिव बोलेंगे। बहुत ही सिंपल चीजें थी गाइस, आई होप आपको समझ आया हो, आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी आज से, बस इतना याद रखो कि वर्क डन बाय केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, फिजिक्स में पी डेल्टा वी। और इतना बस याद आपको, इतना तो आपको फील भी होगा कि जब सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और जब बाय द सिस्टम हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बस उसके बाद क्लियर है सब, ठीक है ना। आपको मैंने बहुत ही आराम से बताई ये चीज, तो बहुत टाइम देके बताई कि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है ना। तो आई होप यार आपको अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो अब यार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद जो करेंगे अपने एक्चुअल क्वेश्चन में आया हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, तो पूरी एनर्जी से आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना। ले लो स्क्रीनशॉट लो। चलो अब बवंडर चीज पे आते हैं, जो अब मैंने लिखा है इस पे आपके मैक्सिमम बहुत से क्वेश्चन इसी पे बेस है, जितना भी मैंने अब व्हाइट बोर्ड पे लिखा है इस पे आपके बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब इसको करना स्टार्ट करते हैं, बवंडर चीज है अब, ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें आप इतना ही करेंगे, ठीक है ना। इसमें आपका सफिशिएंट लेक्चर एक तैयार हो जाएगा, उसका एक लेक्चर और तैयार करेंगे जिसमें आपकी इंट्रोपी, है ना, इंट्रोपी हो गया, इंथैल्पी हो गया, और गिब्स फ्री एनर्जी एंड थर्मोकेमिस्ट्री, ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसको उसमें कवर कर लेंगे, लेकिन आज आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा। तो चलो पहले देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा पहले इनके बारे में आपको फील दे दूंगा। तो देखो पहले बात, थर्मल कैपेसिटी क्या होता है गाइज। देखो थर्मल कैपेसिटी का मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, क्यू क्या होता है गाइज, हीट, ठीक है ना, क्यू बाय डेल्टा टी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द, मतलब हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज डेफिनेशन ऑफ थर्मल कैपेसिटी। गाइज मतलब कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट, कि कितनी मात्रा में हमें हीट किसी सब्सटेंस को देनी पड़ेगी कि उसका 1 डिग्री कि उस, मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसको हम कितनी हीट दें कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर जाए, है ना। जैसे वो ए अपना मार्कर है ना, ए अपना मार्कर है, तो इसको हम कितनी हीट दें कि इसका टेम्परेचर, जैसे मान लो इसका टेम्परेचर 40 डिग्री है, मान लो, ठीक है ना, वैसे ही मान लो कि इसका टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो इसको हम कितनी हीट दें कि इसका टेम्परेचर 41 डिग्री हो जाए, तो उसी को बोलते हैं गाइज थर्मल कैपेसिटी। सिंपल है गाइज, कुछ भी बहुत ही सिंपल समझाया मैंने आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया, ठीक है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो देखो गाइस थर्मल कैपेसिटी होता है क्यू बाय डेल्टा टी। देखो नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गाइस स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक कब यूज करते हैं, जब मास के रिस्पेक्ट में बात होती हो। तो देखो हमने क्या लिखा, क्यू बाय डेल्टा टी इसमें था, तो इसमें क्यू बाय एम डेल्टा टी, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ पर यूनिट मास ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। गाइस की मतलब किसी मतलब स्पेसिफिक मास का, देखो स्पेसिफिक मास के हमें रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें देनी पड़ेगी, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें पर यूनिट मास ऑफ बॉडी को देनी पड़ेगी कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर जाए, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आई होप गाइस आपको समझ आ गया हो कि थर्मल हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फर्क है। और आपको फॉर्मूले, नीट वाले बच्चे तो फॉर्मूले भी देख लेंगे तब भी बात उनकी बन जाएगी, लेकिन एडवांस वालों को थोड़ा फील देना जरूरी होता है कि मजा आए उनको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो गाइस मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर वर्ड से क्लियर हो रहा है कि जिसके नीचे आप नंबर ऑफ मोल है, एन क्या अपना नंबर ऑफ मोल, इधर क्या था अपना मास था, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। गाइस बहुत ही सिंपल, देखो मैं तीनों चीजें आपकी इतनी शॉर्ट में लिखी है, लेकिन तीनों को कितना अच्छा फील दे दिया आपको, ठीक है ना। थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, हीट ऑफ बॉडी, मतलब कितनी हीट दी किसी बॉडी को
कि 1 डिग्री उसका टेम्परेचर राइज कर जाए। स्पेसिफिक हीट मतलब मास के रिस्पेक्ट में, पर यूनिट मास के, ठीक है ना। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब पर यूनिट मोल के रिस्पेक्ट में। आई होप गाइस क्लियर हो गया, बहुत मजा आया हो आपको, ठीक है ना। आपके तीनों इनमें जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि थर्मल कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इनमें बच्चों को फर्क में कंफ्यूजन होती है, तो मैंने इसीलिए एक साथ ही लिख दिया कि आपका सारा काम खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो गाइस समझ आ गया, बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज थी। आप फॉर्मूले भी आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है थर्मल कैपेसिटी क्या होगी, डेल्टा टी। स्पेसिफिक मतलब मास के पर यूनिट कर दो, मोलर के मतलब नंबर ऑफ मोल के कर दो। इसीलिए मैं इकट्ठे लिख रहा हूं कि आपको पूरा ओवरव्यू मिले। ऐसा नहीं कि इस थर्मल कैपेसिटी इधर कराया, ठीक है ना, स्पेसिफिक हीट कहीं और जाके करा दिया, ठीक है ना, वैसे नहीं करा रहा हूं कि आपको पूरा एक्सपोजर मिले, आपको पूरे माइंड में एक ही बार में सब कंसेप्ट आ जाए, ठीक है ना गाइस। तो अब देखो नेक्स्ट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। गाइस डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने जैसे आपको बताया था, देखो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। कि गाइस जब हम किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं, किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं, तो कितने इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं उसको बोलते हैं गाइस डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। समझ आया, समझ आया ना, फील आया? अरे नहीं आया होगा, मुझे लग रहा है कि काफी बच्चों को नहीं आया होगा। अच्छा इसको इरेज कर दूं, इसको आप इरेज कर देता हूं मैं, इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी ले लो, ले लो, ठीक है ना। इसको मैं इरेज करता हूं, उसके बाद थोड़ा सा इसको फील देता हूं। अच्छा जिन बच्चों को समझ आया जो अब मैं लिखने जा रहा हूं वो समझ लेना यार, जिनको अगर ना समझ आया तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं अब, ठीक है ना। तो देखो जरा इसको थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे यार, ठीक है ना। मैं मतलब डर है कि आधे बच्चों को समझ आए कि ना आए, लेकिन मैं अपनी तरफ से समझा देता हूं कि काफी बच्चों को शायद समझ आ जाए, कि जो बच्चे मतलब अपना रैंक मतलब अंडर 100 या 100,000 या एडवांस की प्रिपरेशन या एम्स के लेवल के क्वेश्चन सोच रहे हैं, तो उनको थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम का बता देता हूं। जैसे मैं देखो, जैसे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, देखो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या, कि जैसे एक ही एटम, मतलब कोई एक एटम एक स्फीयर की तरह होता है ना, सॉलिड स्फीयर हम कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो आर्गन है ना, आर्गन है, तो इसकी मान लो हमें एनर्जी को लिखना है, कि इसकी एनर्जी को हमने लिखना है कि इक्वेशन की फॉर्म में। तो गाइस देखो इसकी एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी एनर्जी को हम ऐसे लिखेंगे कि एक इसकी किनेटिक एनर्जी है ना, एक इसकी किनेटिक एनर्जी है एक्स डायरेक्शन में, है ना, एक इसकी किनेटिक एनर्जी है एक्स डायरेक्शन में, एक इसकी किनेटिक एनर्जी है वाई डायरेक्शन में, ठीक है ना, एक इसकी किनेटिक सॉरी देखो मैं इसको आप थोड़ा सा फील देख के कराना चाहता था, तो इसलिए मैं करा दे रहा हूं, तो आपको जितना समझ आए कोई बात नहीं है, ठीक है ना। किसी बच्चे को अगर ना समझ आए तो डिमोटिवेट ना होना, ठीक है ना। बहुत ही वैसे सिंपल से तरीके से बताऊंगा, लेकिन तब भी अगर ना समझ आए तब भी अपना काम इतने से होगा। ज्यादातर टीचर इतना ही कराते हैं, ज्यादातर क्या यार सभी इतना ही कराते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि एडवांस वाले बच्चे या एम्स वाले बच्चों को थोड़ा फील दे दूं। तो देखो मैं आपको बताता हूं कैसे क्या चल रहा है, थोड़ा सा और डिटेल में चल जाते हैं, ठीक है ना, जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो गाइस जैसे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे आर्गन था, आर्गन नोबल गैस है ना, मोनोटॉमिक होता है। तो गाइस देखो उसकी एनर्जी को हमने अगर लिखना है, तो उसकी एनर्जी को लिखने के लिए हमें कितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स लगी, 3। देखो गाइस कोई एक मॉलिक्यूल है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो स्फीयर है ना, स्फीयर है, तो उसकी 3 जगह पे एनर्जी होगी, 3 डायमेंशन में एनर्जी होगी ना स्फीयर की। तो स्फीयर की 3 डायमेंशन में किनेटिक एनर्जी होगी, एक हाफ एम एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, है ना, एक्स डायरेक्शन में उसकी जो किनेटिक एनर्जी है ना, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, उसकी मतलब उसकी एक्स डायरेक्शन में किनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ए एक्स डायरेक्शन में उसकी किनेटिक एनर्जी हुई, ए वाई डायरेक्शन में हुई, और ए जेड डायरेक्शन में हुई। तो गाइस मतलब मोनोटॉमिक गैस के लिए, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमें कितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स लगी उसकी टोटल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, 3। तो इसीलिए मोनोटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है 3 होता है। तो वही मैंने लिखा कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स इन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें इंडिपेंडेंट टर्म्स कितनी है, 3 है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए हो गया। तो देखो डायटोमिक के लिए भी बता देता हूं, देखो जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है ना। वैसे कुछ फील देने के लिए अच्छा है, और थोड़ा एडवांस या एम्स के लेवल का क्वेश्चन करने के, थोड़ा एक्चुअल मीनिंग जो बच्चे ढूंढते हैं कि मुझे फील मिल रहा है, उनके लिए अच्छा है। तो देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए देखो, जैसे मान लो डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मान लो जेड एक्सिस में है ना, जेड एक्सिस में है,
ठीक है ना, ये अपना एक्स एक्सिस मान लो, अपना वाई एक्सिस मान लो। तो देखो गाइस, पहले तो सिंपल सी बात, पहले किनेटिक एनर्जी तो वही चीजें रहेंगी, है ना, तीनों किनेटिक एनर्जी तो रहेंगी आराम से। जिसको समझ आए तो आराम से समझ लो, वैसे तो सबकी समझ आ जाएगा जिस तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी। देखो इतना डिटेल में कौन कराता है यार आपको, इतना डिटेल में और इतने कम टाइम में कोई करा पाएगा आपको, बताओ। अब आप खुद बताओ, यूट्यूब में ऐसे लेक्चर मिल रहे हैं कि नहीं आपको, कि मैं वैसे ही अकेले ही लगा हुआ हूं, ठीक है ना। आप खुद बताना कि मैं अपने आप ही ना कुछ बोलूं ना, आप खुद कमेंट करना, बताना मुझे कैसा चल रहा है, ठीक है ना। पहले देखो हमने किनेटिक एनर्जी तो लिख ली कि 2D में, मतलब जब देखो जब डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है तो क्या होता है, देखो एक मॉलिक्यूल लेगा, एक मॉलिक्यूल लेगा, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग बना के डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल किस तरह है, डंबल शेप का है ना, डंबल शेप का है। तो डंबल शेप का है तो अगर जेड एक्सिस में है, ठीक है ना, तो पहली बात तो देखो इसकी किनेटिक एनर्जी हमने लिख ली। अब गाइस देखो डंबल शेप का है तो इसमें अब इसमें रोटेशन भी होगा, तो देखो रोटेशनल एनर्जी भी होगी इसमें, क्योंकि ये जेड एक्सिस में है तो एक्स अबाउट एक्स एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस भी रोटेट कर सकता है ना, रोटेट कर सकता है। तो देखो अब इसकी इसीलिए हम रोटेशनल एनर्जी लिखते हैं गाइस। रोटेशनल एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोटेशन में इसको करेंगे यार, जिन बच्चों को डर लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस देख लो इधर कि मैं थोड़ा सा फील देना चाहता था कि ये चीज इस वर्ड का मतलब क्या है, बस ऐसे ही मैं बता के छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। हाफ आई एक्स, ठीक है ना, आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में, हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर। तो देखो हमने लिख दिया एनर्जी की इसकी ओ। अच्छा इधर बताओ ना जेड में क्यों नहीं लिखा, जेड एक्सिस में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गाइस जेड एक्सिस में है ना, जेड एक्सिस में है, और अबाउट एक्सिस गाइस इसका हमने देखो इनका साइज बहुत ही छोटा है। हमने माना था ना कि साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल, है ना, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज वेरी स्मॉल। तो गाइस उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस होगा, है ना, मूवमेंट ऑफ मतलब आई जेड जो गाइस सिंपल सी बात करो तो जो आई जेड होगा वो 0 होगा, ठीक है ना, आई जेड बहुत ही निग्लिजिबल होगा, तो इसलिए हमने जेड वाली टर्म नहीं ली, ठीक है ना, क्योंकि वो अलोंग एक्सिस था। तो इसलिए देखो डायटोमिक गैस के मॉलिक्यूल में एनर्जी की टर्म को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स आई, 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर, ठीक है ना, डायटोमिक गैस कितना आया, F बाय F इक्वल टू 5। गाइस देखो मैंने इसमें लिखा लो टेम्परेचर में, गाइस लो टेम्परेचर के लिए होता है। हाई टेम्परेचर में ऐसा क्या होता है कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाता है। गाइस क्या होता है ना, हाई जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं तो वाइब्रेट करने लगा, ऐसे घूमने लग जाता है, ठीक है ना, फील दे रहा हूं यार ऐसे ही। देखा कोई किसी मतलब मॉलिक्यूल का हम टेम्परेचर हाई कर देते तो वाइब्रेट करने लग जाता है कि ऐसे घूमने लग जाता है। तो देखो तब उसमें क्या होता है गाइस, ए एनर्जी तो होती है, साथ साथ में उसमें 2 एनर्जी और आ जाती हैं। देखो 2 टर्म्स और आ जाती हैं, एक तो हाफ यू, ठीक है ना, वी स्क्वायर, हाफ यू वी स्क्वायर। म्यू क्या है गाइस, म्यू क्या है, देखो इसको बोलते हैं म्यू क्या यार, इतना अंदर पता नहीं आप जा पाओगे कि नहीं, वैसे चलो आप इतना याद रख लो, हाफ यू म्यू वी स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर। ये 2 एनर्जी और आती है इसके अंदर, ठीक है ना। ए इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जब कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तो उसमें देखो दोनों चीजें होती है, एक वाइब्रेशन, देखो ऐसे घूम रही है कोई चीज तो उसमें वाइब्रेशन, मतलब उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और उसमें किनेटिक एनर्जी भी है। तो ए किनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए किनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गाइस जब हाई टेम्परेचर होता है तो देखो 2 टर्म्स और आ जाते हैं, इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इंडिपेंडेंट टर्म्स आया आती है जब टेम्परेचर हाई हो इन केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो 7 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स होती है टू एक्सप्रेस द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, दैट्स अ रीजन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता है। गाइस आई होप आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक्चुअल डेफिनेशन का मैंने देखो कितना तगड़ा एक्सपोजर दिया आपको, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया। म्यू और के में अब कंफ्यूज ना होना, म्यू और के स्मॉल सी टर्म है, ठीक है ना। म्यू को मैं आपको बहुत ही डिटेल में कराऊंगा अभी आपको जब रोटेशन कराऊंगा। तो देखो म्यू हम लिखते हैं, ठीक है ना, कंबाइंड मास भी बोलते हैं इसे, है ना,
कंबाइंड मास ही बोलते हैं, म्यू बराबर होता है m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, अगर बच्चों को ना समझ आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें डिटेल में भी जाने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं बाद में कराऊंगा आपको। तो वैसे बस मैंने आपको फील मिला ना डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इतना लंबा लेक्चर या डिग्री ऑफ फ्रीडम में और भी 1 या 2 शॉर्ट वीडियो में कौन करा पाएगा यार आपको, ठीक है ना। बिल्कुल बेस्ट वे में चल रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में चल रहे हैं, तो इस बात की कोई भी टेंशन ना लेना, ठीक है ना। आई होप आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ आ गया हो कि क्या एक्चुअल मीनिंग बन रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो इसी तरह अब आगे नहीं कराऊंगा यार, क्योंकि अपना टाइम नहीं है इतना, ठीक है ना। तो देखो मोनोटोमिक के लिए डिग्री, बस आपको बताना था कि आ कैसे दिया है वैल्यू, सीधे ही ऐसे बस याद करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो बस देखो अब मोनोटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डायटोमिक एट लो टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, ठीक है ना। डायटोमिक एट हाई टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 7। एंड गाइस ट्राइएटोमिक देखो, डायटोमिक समझ आ रहा है ना, मोनोटोमिक क्या है जैसे आर्गन हो गया है ना, डायटोमिक क्या है जैसे हाइड्रोजन हो गया है ना, डायटोमिक जैसे हाइड्रोजन हो गया। गाइस ट्राइएटोमिक क्या होगा, ट्राइएटोमिक देखो जैसे ट्राइएटोमिक जैसे वाटर मतलब लीनियर की बात कर रहे हैं, ट्राइएटोमिक लीनियर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गाइस देखो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे होता है ना, ये देखो ट्राइएटोमिक लीनियर। ट्राइएटोमिक लीनियर के लिए गाइस क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर क्या होगा गाइस, जैसे वाटर हो गया, वाटर है ना, वाटर गाइस क्या ऐसा होता है, वाटर ऐसे होता है ना अपना, देखो वाटर बेंच शेप होता है ना, देखो वाटर अपना बेंच शेप होता है। तो वाटर के लिए गाइस डिग्री ऑफ फ्रीडम अपना 6 होता है, ठीक है, नॉन लीनियर के लिए, ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर के लिए। और गाइस पॉलीएटोमिक के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। पॉलीएटोमिक ऐसे जिसमें 3 से ज्यादा हो, जैसे मान लो अमोनिया ले लो, अमोनिया में देखो 4 एटम है ना, तो एक पॉलीएटोमिक है। मिथेन ले लो, मिथेन ले लो, ये भी अपना पॉलीटोमिक है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। तो गाइस मैंने आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो कितना डिटेल में करा दिया, सब कुछ करा दिया यार। इतना सही बताऊं ना, फ्रैंकली बताऊं, इतना डिटेल में अगर मेरे टीचर ने मुझे कराया होता ना यार, मजा ही आ जाता मुझे, मेरा कम टाइम में कम मेहनत में इससे भी ज्यादा अच्छा रैंक आ जाता। तो देखो आपको पूरा एक्सपोजर वे में मैं दे रहा हूं, एक तो वायर माइक की फंस रही है मेरे पैर में, ठीक है ना। तो देखो आई होप आपको समझ आया हो डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो मैंने पूरी लिस्ट दे दी है आपको, एक साथ कंक्लूड कर दिया कि कैसे क्या हो रहा है। तो ठीक है ना गाइस, समझ आया डिग्री ऑफ फ्रीडम और जो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह की थी, आई होप क्लियर हो गया, बहुत डिटेल में कराया है आपको, है ना। तो देखो गाइस अब 2 सिंपल सी चीजें और है, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। गाइस Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और Cv क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंपल सी बात है। तो गाइस Cp और Cv के बीच में एक रिलेशन है जो हमको याद रखना चाहिए, जिसको मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, है ना, Cp माइनस Cv इक्वल टू आर है, याद रख लेना, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। आर आपको पता ही है, गैस कांस्टेंट, ठीक है ना। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू आर है, बहुत सिंपल, ठीक है ना। और गाइस एक गामा जो मैंने आपको टर्म उधर बताई थी पिछली बार, तो गामा गाइस क्या होता है, Cp बाय Cv के बराबर होता है, बस Cp बाय Cv के रेशो को हम गामा बोलते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है ना। इतना आई होप अब क्लियर हो गया हो यार, हमने बहुत टाइम दे दिया। तो चलो अब अपने आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट पे आते हैं, जिसपे बहुत बॉन्डर क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गाइस देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ हीट प्लस वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है ना, वर्क डन या वर्क डन ऑन सिस्टम, मतलब डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के, ठीक है ना। अच्छा फिजिक्स में क्या होगा, देखो फिजिक्स में क्या होता था, फिजिक्स में वर्क डन जब केमिस्ट्री में वर्क डन पॉजिटिव है तो फिजिक्स में नेगेटिव होता था। तो फिजिक्स में क्या बनेगा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू तो ए माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, है ना, देखो क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा उसमें, क्योंकि डब्ल्यू का साइन चेंज हो जाता था। तो उसमें देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बनता था, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो देखो डेल्टा यू क्यू बराबर डेल्टा यू, इधर ही मैं वैसे करा रहा हूं कि आपकी कंफ्यूजन पहले से क्लियर होकर रखे। एक केमिस्ट्री में हमको यही याद रखना है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू के, लेकिन फिजिक्स में क्या होगा, माइनस साइन आएगा डब्ल्यू में, तो उसमें ये चीज हो जाएगी। इधर ही इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि बाद में आपको ये चीजें इंटरलिंक करने वाला कोई नहीं बता पाता, फिजिक्स में कुछ और करा देते हैं, केमिस्ट्री में कुछ और, लेकिन साथ में कोई नहीं बताता कि साथ में ही क्लियर हो जाए। तो इसलिए इधर ही मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो, ठीक है ना। तो डेल्टा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू के। गाइस ये सिंपली है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है और कुछ नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई है और कुछ नहीं लगाया, ठीक है ना। अब गाइस नेक्स्ट देखो वर्क डन इन वेरियस प्रोसेसेस। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं,
तो देखो सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं वेरियस प्रोसेसेस में। तो देखो सबसे पहला प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है मैंने आपको पहले थोड़ा बता दिया है, इसीलिए पहले बताया कि पहले थोड़ा रिलेटेबल हो जाए उसके बाद करते हैं चीजें। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है गाइस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो देखो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन 0 होगा, है ना। वर्क डन हमने क्या लिखा था, माइनस पी डेल्टा वी। गाइस एक वेट ए मिनट, मैं पानी पी लूं यार, तब तक आप इसको देखो जरा, एक बार इसको देखो यार, थोड़ा सा इसको देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझो, सही तरह देख लो एक बार, जो मैंने आपको कराया था कि वो सही है कि नहीं, इसको देखो, बस 1 मिनट रुको। थैंक यू। तो देखो वर्क डन इन वेरियस प्रोसेसेस की बात करते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता था गाइस, वॉल्यूम अपना कांस्टेंट होता था। तो देखो वर्क डन क्या होता था, पी डेल्टा वी, ठीक है ना। वर्क डन क्या होता था, पी डेल्टा वी। तो देखो वर्क डन अपना पी माइनस पी डेल्टा वी होता था। तो डेल्टा वी अपना 0 है तो वर्क डन 0 होगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो डेल्टा यू बराबर क्यों के होगा, क्योंकि देखो थर्मोडायनेमिक्स में लगाओ, अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बस मैंने इक्वेशन लिखी है। तो देखो डब्ल्यू अपना 0 हो जाएगा तो डेल्टा यू बराबर क्यों के हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। आइसोकोरिक में समझ आ गया सब कुछ मैंने आपको क्या बताया, तो बहुत ही सिंपल चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट देखो आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में सिंपल सी बात है, आपको सिंपल और फॉर्मूले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही चलता है कि वर्क डन बराबर होता है माइनस पी डेल्टा वी, जो ऐसे हमने लिखा है वैसे ही चल रहा है, ठीक है ना। इसमें कुछ मतलब आपको अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा जनरल फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। आइसोबैरिक में क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब गाइस नेक्स्ट देखो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है गाइस, जिसमें टेम्परेचर चेंज ना हो, मतलब डेल्टा टी 0 हो, मतलब डेल्टा टी जब 0 है तो मतलब इंटरनल एनर्जी 0 होगी। क्यों होगी भैया, अरे भाई इंटरनल एनर्जी क्या होता था, एनसीवी, एनसीवी डेल्टा टी, है ना। एनसीवी डेल्टा टी डेल्टा ही होता था। तो डेल्टा टी अपना 0 है, डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू अपना 0 होगा, सिंपल सा केस है, ठीक है। डेल्टा यू अपना 0 होगा क्योंकि डेल्टा टी 0 है, तो डेल्टा यू अपना 0 होगा। और देखो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा यू 0 तो क्यू बराबर आ जाएगा माइनस डब्ल्यू के। गाइस देखो आइसोथर्मल प्रोसेस को आपको याद करने की कुछ भी जरूरत है कि आपको याद रखना होगा कि डेल्टा यू ए होगा, ये सब होगा, बस आइसोथर्मल का मतलब पता हो आपको कि आइसोथर्मल क्या होता है, जहां टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो गाइस टेम्परेचर कब कांस्टेंट होगा, देखो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, डेल्टा यू बराबर होता है एनसीवी डेल्टा टी के, तो अपना यू 0 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा टी 0 है, तो अपना यू 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू के आ जाएगा, वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब गाइस ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, ठीक है ना। इसके फॉर्मूले बहुत आते हैं आपको। तो देखो गाइस वर्क डन आइसोथर्मल में हम 2 फॉर्मूले हैं, एक इसके हम रिवर्सिबल प्रोसेस में भी लिखते हैं, ये रिवर्सिबल के लिए दिख रहा है ना आपको, रिवर्सिबल के लिए, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो गाइस वर्क डन इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज 2.303 nRT log V1 by V2, या प्रेशर की फॉर्म में लिखे तो P2 by P1, है ना। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो इसलिए जब इधर V1 है तो इधर P2 आएगा, है ना। तो वही बस हमने उस अकॉर्डिंग लिखा है, आप कोई भी एक याद रख सकते हो। तो वर्क डन इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज वर्क डन इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, W बराबर 2.303 nRT log V1 minus V2, दैट सिंपल, ठीक है ना। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में ये होगा। गाइस इरिवर्सिबल, देखो रिवर्सिबल में हमने जो लिखा ना, मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करके आपका आंसर आया, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं जो कि आपके काम की भी नहीं है, जो कि सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल सी डेफिनेशन लगानी है, माइनस पी डेल्टा वी। तो देखो ये लिखा हमने माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। देखो अब डेल्टा वी को देखो मैंने एनआरटी की फॉर्म में लिखा, देखो पीवी बराबर होता है एनआरटी के, है ना। पीवी बराबर होता है एनआरटी के। तो देखो V2 क्या होगा, देखो P माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लिखना था, तो देखो मैंने लिखा बस V की जगह पे बस मैंने क्या लिखा, एनआरटी बाय पी। तो बस देखो ये लिखा गाइस, बस एनआरटी बाय P1 माइनस एनआरटी बाय P2, बस सिंपल सी वो चीज लिखी बस मैंने। वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हमने लिख डाला, ठीक है ना। तो आपको इसीलिए मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में बताया था कि रिवर्सिबल में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और इधर बस सिंपल सी डेफिनेशन यूज करेंगे, माइनस पी डेल्टा वी। आई होप गाइस ये क्लियर हो गया। और आइसोथर्मल में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में फर्क याद रखना, और ये चीज तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इन फॉर्मूले को याद रखना गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आपके बहुत क्वेश्चन में यूज होंगे।
तो गाइज आज के लेक्चर का लास्ट चीज देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस। गाइज एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हीट है वो जीरो होती है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है, तो क्यू अपना जीरो होगा। क्यू अपना जब जीरो होगा तो डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू के होगा, सिंपल, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकाल लिया। अब लास्ट में देखो एडियाबैटिक में वर्क डन क्या होगा, तो देखो W बराबर डेल्टा यू क्या आ गया था, ठीक है ना। तो अब उसी का कोड हम डिराइव भी कर सकते हैं। देखो डेल्टा यू आ गया था, अब डेल्टा यू अपना क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी, तो हमने लिख दिया। अब गाइस सीवी देखो क्या होता था, सीवी मैंने आपको बताया था आर बाय गामा माइनस वन होता था, पिछले लेक्चर में बताया था कि सीवी के दो फॉर्मूले थे, एफ बाय टू आर, ठीक है ना, एफ बाय टू आर या आर बाय गामा माइनस वन। तो हमने सीवी को आर बाय गामा माइनस वन लिख दिया, डेल्टा टी लिख दिया, ठीक है ना। और उसके बाद देखो एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपल सी वही चीज है यार, एन आर डेल्टा टी क्या होता है, एन आर टी टू माइनस टी वन, है ना, एन आर टी टू माइनस टी वन। तो एन आर टी टू को क्या लिख सकते हैं, देखो पीवी बराबर एन आर टी, तो एन आर टी टू को क्या लिख सकते हैं, देखो एन आर टी टू को, तो पीवी टू बराबर एन आर टी टू, है ना, पीवी बराबर nRT2 को लिख सकते हैं। तो देखो बस हमने सिंपल यही लिखा, P2V2 बराबर nRT2। तो देखो हमने बस सिंपल वही चीज लिखी कि nRT2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P2V2, तो हमने वही लिखा P2V2, ठीक है ना। और T1 की जगह पे nRT1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस, मतलब P1 V1 लिख सकते हैं, तो डिवाइड बाय गामा माइनस वन, तो नीचे ही रहा। तो मेन फॉर्मूला तो आपको यही याद रखना है, ठीक है ना। मेन फॉर्मूला तो यही है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में गाइस वर्क डन कितना होता है, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइड बाय गामा माइनस वन। लेकिन मैंने आपको वर्क डन की हर एक वेराइटी बता दी बिना कुछ याद करे हुए, ठीक है ना, कि बस आपको बस एडियाबैटिक पता है कि चेंज, हीट ऑफ चेंज जीरो होता है, हीट ऑफ चेंज जीरो होता है, तो आप क्या करोगे, डेल्टा यू क्या वो जीरो कर दिया, तो डेल्टा यू बराबर आ गया डब्ल्यू के। और डेल्टा यू आपको रटा हुआ है बहुत ही अच्छी तरह कि डेल्टा यू बराबर होता है एनसीवी डेल्टा टी के, और आपको सीवी भी अच्छी तरह रटा हुआ है कि सीवी बराबर होता है आर बाय गामा माइनस वन के। तो बस उसके बाद तो यार एनआर डेल्टा टी को हमने एनआर डेल्टा टी को मतलब हमने लिख दिया P2V2 माइनस P1V1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीवी बराबर एनआरटी के होता है, तो उससे हमने लिख दिया, तो उससे अपनी चीजें आ गई। तो गाइज लास्ट चीज देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में याद रखना कि पीवी गामा कांस्टेंट होता है ना, पीवी गामा, पीवी के ऊपर गामा कांस्टेंट होता है। जैसे कि हमें किसी एक मतलब किसी P1 दिया हो, मतलब एक प्रेशर P1 या P1 V1 दिया हो, है ना, मान लो हमें दिया हुआ है P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है ना, और हमें दिया हुआ हो V2 दिया हो मान लो, ठीक है ना, और हमें P2 पूछे कि बताओ भैया P2 क्या होता है, कि भाई साहब बताओ हमें P1 दिया हुआ है एडियाबैटिक प्रोसेस में, V1 दिया हुआ है, V2 दिया हुआ है, बताओ कि एडियाबैटिक प्रोसेस में P2 क्या होगा। तो गाइज आप सिंपली ऐसे कर सकते हो कि देखो कहां लिखूं मैं इसको, देखो सिंपली आप क्या कर सकते हो, फिर बस सिंपली ये पीवी गामा कांस्टेंट होता है, तो बस आप सिंपली ऐसे कर सकते हो P1V1 गामा, है ना, P1V1 गामा, P2V2 गामा, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि पीवी गामा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो P1V1 गामा बराबर कर सकते हैं P2V2 गामा के। तो उससे आप P2 आराम से इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। आपको P1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, तो P2 आप आराम से निकाल सकते हो। तो आई होप गाइस ये चीज भी क्लियर होगी हो, ठीक है ना। तो आई होप यार आपको मजा आया हो। आज का लेक्चर काफी लेंथी हो गया लेकिन काफी नॉलेजफुल हो गया, ठीक है ना। आपको बहुत ही डिटेल वे में आज हम चले गए। तो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, फाइनल लेक्चर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि आपका मंडे आएगा। तो तब तक के लिए क्या होगा गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। और आपने संडे को टेस्ट जरूर देना, टेस्ट देना जितने भी अभी तक हमने चैप्टर करे हैं, उसका स्कोर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना कि मुझे आपकी परफॉर्मेंस पता लगती रहे और उस अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करता रहूं, ठीक है ना। टेस्ट देना जरूरी है गाइस, टेस्ट जरूर देना, ठीक है ना। तो चलो बाय।